हेलो, गुड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। एक्चुअली आज से हम एक नया सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं जो 11th रिवीजन का है। और 11th रिवीजन में मैंने पहला टॉपिक जो कंसिडर किया है वो है वेव एंड एकॉस्टिक। ठीक है, अब ये वेव एंड एकॉस्टिक्स में हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, किस तरह से वेव फॉर्म करता है, कैसे उसके साइन कर्व होते हैं, हम हर चीज कंप्लीट करेंगे। और इसको आप बहुत ही क्विक रिविजन्स की तरह रखो, बिकॉज जो भी आपके जो 12th वाले हैं जो अभी जेई मेंस देंगे या फिर जो नीट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और आज से हम चेकलिस्ट वीडियोस फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या है? वेव एंड एकॉस्टिक। ठीक है, देखो वेव के बारे में अगर हम बात करें तो वेव एक्चुअल में क्या होता है? वेव का मतलब हम लोग सिंपल अगर एक वर्ड में बात करें तो वेव का मतलब होता है डिस्टर्बेंस। ठीक है, कि अगर सपोज करो कि तुमने क्या किया कि कोई एक इस तरह से कोई एक बॉल है तुम्हारे पास, इस बॉल को क्या कर रहे हो तुम? वाटर के सरफेस पे फेंक रहे हो। तो वाटर के सरफेस पे जब भी फेंकते हैं तो वाटर का सरफेस का जो फर्स्ट लेयर होता है, ठीक है ना, जो टॉप सरफेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कि जो टॉप सरफेस होता है उसके जो मेम्ब्रेन्स होते हैं वो इलास्टिक नेचर्स के होते हैं, जिसको आपने सरफेस टेंशन में कंसिडर करते हैं हम लोग। तो जैसे ही बॉल जो है अपनी किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ जैसे ही वो हिट करता है वाटर के सरफेस के टॉप सरफेस के, तो उसका जो टॉप सरफेस है उसका वो क्या होता है कि उसका इलास्टिक मेम्ब्रेन्स होने के कारण उसमें डिस्टर्बेंस पैदा होती है, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाती है? वाटर के टॉप सरफेस पे। और वो क्या करता है? अपने नेबरहुड वाले पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसमिट करता है, और जिसके कारण क्या होता है कि एक वेव फॉर्म करने लगता है। ठीक है, जैसे तुमने देखा होगा कि जैसे किसी पॉन्ड में या फिर किसी रिवर में अगर तुम कोई भी वैसे ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो जो कि फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, जैसे सपोज करो कोई कॉर्क बॉल है या वुडन ब्लॉक है जो कि फ्लोट कर सके, तो अगर वो फ्लोट करता है तो आपको क्या दिखेगा? जैसे ही वो वाटर के टॉप सरफेस पे टकराता है तो वाटर का सरफेस जो होता है उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे कॉर्क बॉल और वाटर का सरफेस कांटेक्ट में आता है, वहां पर क्या होता है कि एक इलास्टिक मेम्ब्रेन, टॉप सरफेस मैंने क्या बताया आपको? इलास्टिक मेम्ब्रेन का होता है, और वहां पर डिस्टर्बेंस पैदा होती है, जिसके कारण वो जो कॉर्क बॉल है वहां पर आपको क्या दिखेगा कि एक्चुअल में वो क्या करता है कि वो अपने पोजीशन से अप एंड डाउन मोशन करता है। ठीक है ना, अपने पोजीशन से अप एंड डाउन मोशन करता है, मतलब ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, और अपने पास वाले जो उसके पास वाले जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं उसको क्या करता है? एनर्जी ट्रांसमिट करता है, जिसके कारण वहां पर तुमको एक सर्कुलर वेव नजर आता है। ठीक है, मगर जिस पॉइंट पे तुमने डिस्टरबेंस किया है और जिस पॉइंट पे डिस्टरबेंस हुआ है वहां पर जो कॉर्क बॉल है वो हमेशा क्या करेगा? अपने पोजीशन से अप एंड डाउन मोशन करेगा। एक्चुअल में देखो, अगर तुम साइड वे देख रहे हो, तुम टॉप व्यू नहीं देख रहे हो, अगर उसका साइड व्यू देख रहे हो तो साइड व्यू में जो वाटर है पहले स्टिल वाटर था। ठीक है, पहले तुम ऐसे समझो कि वाटर इस तरह से था, स्टिल वाटर था। अब जैसे ही तुमने इस कॉर्क बॉल को, मेरी बात को समझना, इस कॉर्क बॉल को तुमने किसी वेलोसिटी के साथ क्या किया? इस स्टील वाटर में डिस्टरबेंस पैदा की। जैसे ही डिस्टरबेंस पैदा करोगे तो ये जो वाटर सरफेस है, देखो इस वाटर सरफेस में बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे इस तरह से, ये सारे अभी स्टिल वाटर है तो वो सब क्या है? आपको इस तरह से दिख रहे हैं, इस तरह से दिख रहे हैं। ठीक है, मगर जैसे ही तुमने इसमें डिस्टरबेंस पैदा की तो इस वाटर सरफेस के पास यहाँ पर ये जो लेयर है वाटर का, ये लेयर, ये वाला लेयर डिस्टरबेंस होना शुरू करता है, और ये क्या करता है? अपने पास वाले जो पार्टिकल्स हैं इसको एनर्जी ट्रांसमिट करता है। वो एनर्जी कहाँ से आई? तो ऑब्वियसली ये जो बॉल को तुमने फेंका है तो इसके पास जो वेलोसिटी थी, इसके कारण जो काइनेटिक एनर्जी मिली वो क्या करता है? यहाँ पर ट्रांसफर होना शुरू करता है, और जिसके कारण अगर तुम साइड से बैंक ऑफ द रिवर से देख रहे हो तो तुमको इस तरह से एक डिस्टर्बेंस और एक वेव बनता दिखेगा। अगर ये वेव बनता दिख रहा है तो ये इसी बॉल की बात करो, ये जो तुमको दिख रहा है ये वाला, ये क्या होगा एक्चुअल में? ये अप एंड डाउन मोशन में चला जाता है। ठीक है, ये इस पोजीशन से क्या करता है? ऑसिलेट होना शुरू हो जाता है। यहां से ये क्या हो रहा है? ऑसिलेट होना शुरू हो रहा है, और अपने पास वाले जो वाटर पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, ये जो सारे पास के जो वाटर पार्टिकल्स है उसको अपना एनर्जी ट्रांसमिट करता है, जिसके कारण ये भी क्या होगा कि अपने पोजीशन से ट्रू एंड फ्रो मोशन करने लगता है। और वेव जो है आपको वो इस डायरेक्शन में, जैसे जैसे ये इसको एनर्जी ट्रांसफर किया, ये इसको एनर्जी ट्रांसफर किया, देखो ये पार्टिकल जो है इस पार्टिकल को एनर्जी देगा, ये पार्टिकल फिर इस पार्टिकल को एनर्जी देगा, इस तरह से अपने नेबरहुड के पार्टिकल को जो एनर्जी ट्रांसमिट करता है, उसके कारण वेव कैसा चल रहा है?
इस तरह से। मगर पार्टिकल कैसे डिस्टर्ब हो रहा है, वो अप एंड डाउन मोशन में, मतलब ये पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता, वो बस अप एंड डाउन मोशन करता है, मतलब ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है। तो हम बेसिकली क्या कह सकते हैं कि वेव जो होता है एक्चुअल में डिस्टर्बेंस होता है, ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं ऐसे लिख लूंगा कि वेव मोशन is defined as is defined as is defined as a form of disturbance a form of disturbance a form of disturbance transferred from one point to another involving transfer of energy but no transfer of matter अब ये वर्ड तुमको बहुत अच्छे से क्लियर है कि अगर मैं वेव या कॉस्टिक्स की बात करूं तो इसका कंडीशन यही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि पार्टिकल जो है, वाटर्स के जो पार्टिकल्स हैं या फिर ये जो कॉर्क बॉल है, ये अपने पोजीशन से क्या करेगा, अप एंड डाउन मोशन करेगा, मतलब मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा। एक्चुअल में क्या होगा, अपने नेबरहुड के पार्टिकल्स को वो क्या करेगा, एनर्जी ट्रांसफर करता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि ये वेव जो है, तुम लोगों ने देखा होगा कि वेव मीडियम में भी होता है और नॉन मीडियम में भी होता है। तो इस वेव को बेसिकली हम लोग दो पार्ट में कंसिडर करते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल वेव, ठीक है। एक को हम लोग बोलेंगे क्या, मैकेनिकल वेव, ठीक है। वो वेव जिसमें मीडियम की जरूरत होती है उसको हम मैकेनिकल वेव कहते हैं। जैसे मेरी आवाज अगर तुम तक पहुंच रही है तो यहाँ पर ये जो मीडियम्स है, वो जो, जैसे मान लो मैं और मेरा कोई फ्रेंड है जो एक ही कमरे में बात कर रहे हैं, तो अगर वो मेरी आवाज को सुन रहा है और मेरी आवाज को सुनकर रिप्लाई कर रहा है और उसकी बातें मैं सुन रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, एयर का एक मीडियम है। तो जहां जिस वेव के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट हो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैकेनिकल वेव, ठीक है। तो मैकेनिकल वेव में आप एकदम ध्यान से एक छोटे से पॉइंट्स में ये नोट कर लो कि रिक्वायर अ मीडियम ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं नॉन मैकेनिकल वेव की, अगर मैं नॉन मैकेनिकल वेव की बात करूं तो नॉन मैकेनिकल वेव में क्या बोलेंगे, जैसे सन से लाइट आता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ वेव, हाइजन प्रिंसिपल में आप लोग को पता होगा कि वो भी क्या होता है, एक फॉर्म ऑफ वेव होता है। मगर ऐसे बहुत से मीडियम्स होते हैं, या फिर बहुत मीडियम बिना मीडियम्स के वो इधर आ जाता है, या फिर तुम अगर मून पे जाओ और मून पे जाकर तुम अगर एक बातें करने कंडीशन लो तो वहां पे तुमको रेडियो वेव की जरूरत होती है, तभी तुम्हारी आवाज जो है दूसरे तक पहुंच सकती है। तो ये जो नॉन मैकेनिकल वेव है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, इसके लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता, तो उस तरह के वेव को हम क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, जहां पे मीडियम की जरूरत नहीं हो, डू नॉट रिक्वायर्ड ऑफ एनी मीडियम्स, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, नॉन मैकेनिकल। और आज का जो टॉपिक है हमारा वेव एंड अकॉस्टिक्स, मतलब 11th के टॉपिक्स में, तो 11th के टॉपिक में एकदम क्लियर रखो कि हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के पूरे टॉपिक्स में, उसमें हम बात किसकी करेंगे, नॉन मैकेनिकल मैकेनिकल वेव के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें क्या है, मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है वेव के प्रोपोगेशन करने के लिए। आज हम इस टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि अगर ये कंडीशंस है मेरे पास, तो वेव को भी हमने दो टाइप में डिवाइड किया है। टाइप ऑफ वेव, मैकेनिकल वेव की बात करें तो मैकेनिकल वेव को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक को बेसिकली हम लोग, एक वेव जो है मेरे पास, उसको हम लोग बोलते हैं क्या है, उस वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव,
ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। और दूसरा जो होता है, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा जो वेव है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल ठीक है। दो तरह के वेव्स हैं, टाइप ऑफ वेव्स में हम दो वेव की बात करेंगे, एक की बात करेंगे ट्रांसफर वेव्स और एक की बात करेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। अब मेरी बात को समझो कि जैसे आप कोई भी, जैसे एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को तुम डिस्टरबेंस पैदा कर रहे हो, ठीक है। जैसे सपोज करो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, इस तरह का एक स्ट्रिंग है मेरे पास, ऐसा एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग में मैंने क्या किया है कि यहाँ पर एक ऐसे समझो एक ट्यूनिंग फॉक हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। ट्यूनिंग फॉक से मैंने क्या किया, इस स्ट्रिंग को डिस्टर्ब किया, ठीक है। मतलब ट्यूनिंग फॉक के जो भी पोंग होंगे, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे समझो, जो ट्यूनिंग फॉक का जो पोंग होगा उसको मैं क्या कर रहा हूँ, उससे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ये ट्यूनिंग फॉक है मेरे पास, अब इससे जब हम डिस्टर्बेंस पैदा कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, अभी ये जो स्ट्रिंग इस तरह से आपको दिख रहा है, जैसे ही तुमने क्या किया, स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस पैदा की तो वो इस तरह से मोशन में चलने लगा, ये मोशन हो गया इसका, ठीक है, ऐसा डिस्टरबेंस दिखने लगा तुमको। अब इसको यहाँ पे छोटे छोटे टर्म्स को समझो कि अगर मैं इस तरह का तुमको डिस्टरबेंस पैदा होता है तो ये जो पॉइंट्स होता है, ठीक है, ये सारी चीजें तुमको बहुत पहले से अच्छे से पता होगी, ये 9th 10th में पढ़ते हो तुम लोग, कि इस पॉइंट्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्रेस्ट, और इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रफ, ठीक है। ये क्लियर है। अब यहाँ पे ये भी तुमको पता होना चाहिए कि अगर ये ट्रफ है तो ये भी ट्रफ होगा, और दो ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, लैम्डा। उसी तरह दो क्रिस्ट के बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि जैसे ही तुमने डिस्टरबेंस पैदा किया, डिस्टरबेंस पैदा करने के कारण अगर पल्स मूव कर रहा है, ठीक है ना, एक स्मॉल डिस्टर्बेंस को हम लोग पल्स कहते हैं, और बहुत सारे पल्स मिलते हैं जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेन ऑफ पल्स। तो जो तुमने पल्स, जो डिस्टर्बेंस हुई, जो पल्स पैदा हुआ है वहां पे, उस कंडीशंस में हमेशा ध्यान रखो कि इसमें क्या है कि कोई मीडियम नहीं, एक ही मीडियम्स में ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। अगर एक ही मीडियम्स में ये डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उस मीडियम्स में क्या होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ द पल्स जो होता है वो रिलेट करता है मीडियम पे, और हमेशा याद रखो मीडियम दैट इज इनर्शियल और एज वेल एज इलास्टिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तभी वो डिस्टर्बेंस होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब मेरी बात को समझना कि अगर मैं ऐसे यहाँ पे कंसिडर कर लूं कि डायरेक्शन ऑफ द वेव मेरे पास ऐसा है, क्योंकि डिस्टर्ब तुमने यहाँ से किया और ये इस तरह से बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा डायरेक्शन ऑफ द वेव है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ वेव अगर इस तरह से तुमने बना रखा है, ठीक है ना, तो उस कंडीशंस में बेटा एकदम ध्यान से समझोगे मेरी बात कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ द वेव है तो ये क्या हो रहा है, इस क्रेस्ट पोजीशन से इस दूसरे क्रेस्ट पोजीशन पे पहुंचना है, तो इस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, लैम्डा। और यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा उसको हम क्या बोल दिए, टाइम पीरियड। तो यहाँ पे अगर तुम वेव वेलोसिटी की बात करोगे, वेव वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेव वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस इंटू टाइम, मतलब लैम्डा इंटू, देखो ऐसे लिखेंगे ना, डिस्टेंस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस अपॉन और 1 अपॉन टी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, वेव वेलोसिटी, यहाँ से क्लियर क्या पता चल गया, लैम्डा इंटू एफ, ठीक है, लैम्डा इंटू एफ, क्लियर है। अब यहाँ पे मेरी बात को समझो, तो यहाँ पर कंडीशनली तुमको क्या दिख रहा है, देखना, अब एक एक टर्म्स में आओ, देखो इस कंडीशन में तुमने इस पोजीशन से क्या किया, डिस्टर्बेंस पैदा किया, तो दिस पोजीशन को हम लोग क्या कहते हैं, मीन पोजीशन। अब मेरी बात को समझो, अगर तुम इसको मीन पोजीशन कंसीडर कर रहे हो तो यहां ध्यान से देखो कि इस पोजीशन से डिस्टर्बेंस पैदा हो रही है, मतलब ये जो पार्टिकल्स हैं, मैं इसका बड़ा एक पिक्चर बना दूं तुमको और अच्छे से क्लियर कर देता हूं। देखो अगर मैं इस तरह से बात करूं, देखो यहां पे समझना, देखो अगर मैं यहाँ पे एक डिस्टर्बेंस पैदा करूं, ठीक है, इस जगह यहाँ पे मैं इस तरह से डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा हूं, ये हो रहा है डिस्टर्बेंस पैदा, ठीक है। अब यहाँ देखो इस कंडीशंस में तुमको क्या दिखेगा कि यहाँ का जो पार्टिकल्स है, या यहाँ पे जो स्ट्रिंग के जितने पार्टिकल्स हैं यहाँ पे,
ये स्ट्रिंग के पार्टिकल्स, ये तुमको क्या दिखेंगे कि स्ट्रिंग का पार्टिकल जैसे ही तुमने डिस्टर्बेंस पैदा की तो ये स्ट्रिंग का पार्टिकल्स क्या हो रहा है, अपने पोजीशन पे अप एंड डाउन मोशन करेगा। देखो ये क्या करेगा, अपने पोजीशन से अप एंड डाउन मोशन करेगा और अपने नेबरहुड वाले पार्टिकल को क्या करता है, एनर्जी ट्रांसमिट करता है। मतलब ये इस तरह से चलेगा, देखो ये इस तरह से क्या होगा, ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जो पोजीशन दिख रहा है तुमको, ये पोजीशन, ये किस चीज का पोजीशन है, पार्टिकल के ऑसिलेशन का पोजीशन है, ठीक है। और जो एनर्जी ट्रांसमिट कर रहा है वो इस पोजीशन से इस पोजीशन, मतलब इस तरह से एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। तो इस जिस डायरेक्शन में एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है, नो मैटर का ट्रांसमिशन, ओनली फॉर द एनर्जी का ट्रांसमिशन, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ वेव, ये अगर ऐसा दिखता है तो एकदम ध्यान से एक पॉइंट्स को समझना यहाँ पे कि अगर इस कंडीशंस में हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इस कंडीशंस में बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है मेरे पास, ठीक है, यहां से इस डायरेक्शन में क्या चल रहा है, वेव चल रहा है, और इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वो ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरे पास, मीन पोजीशन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मीन पोजीशन। और ये क्या हो गया, ऑसिलेशन, ऑसिलेशन। और ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। तो इस डायरेक्शन ऑफ वेव में, तो अगर कभी भी ऑसिलेशन और डायरेक्शन ऑफ वेव के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो इसको, इस तरह के वेव मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स वेव। क्या कहेंगे इसको हम लोग, ट्रांसफर वेव्स, ठीक है। आपको समझ में आई ट्रांसफर वेव्स क्या होता है। अब बात करो मेरे साथ, क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ समझना नाउ टॉपिक्स। अब हम बात करते हैं क्या लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव, देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में अगर हम बात करें, देखो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है इसको समझना। जैसे सपोज करो मैंने क्या किया, दो फिक्स सपोर्ट के साथ, इस तरह से दो फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, इसके साथ मैंने एक स्ट्रिंग को टाइटली अटैच कर दिया ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही तुमने स्ट्रिंग में डिस्टर्बेंस पैदा की, तो डिस्टर्बेंस पैदा करने में देखो अगर यहाँ पर है तो इसके एयर के पार्टिकल्स यहाँ पर होंगे, इस जगह जो होगा वो क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि अगर ये यहाँ पर अगर स्ट्रिंग को रखोगे तो आसपास क्या है, एयर के पार्टिकल्स है। और तुमने क्या किया, यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस पैदा की। डिस्टर्बेंस पैदा करने के कारण क्या होगा, एक आवाज आएगी आपको इस तरह से, यहाँ से क्या होगा, एक आवाज सुनाई देती है इस तरह से, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि एयर के लेयर क्या हो रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देखोगे कि जैसे ही तुम देखते हो कि डिस्टर्बेंस पैदा करने से पहले अगर मैं एयर की लेयर की बात करूं तो क्या होगा, एक इक्वल डिस्टेंस पे वो डिस्टर्ब रहते हैं, ठीक है। एक्चुअल में दिखता नहीं है बट मैं तुमको बता रहा हूँ कि वह क्या होता है, एक्चुअल में इक्वल डिस्टर्बेंस पे रहते हैं, ठीक है। मगर जैसे ही तुम उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हो, ठीक है, जैसे ही तुम उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करते हो तो क्या होता है कि ऐसे भी एयर का जो डेंसिटी होता है बहुत कम होता है। तो डिस्टर्बेंस पैदा करने के कारण क्या होता है कि डेंसिटी ऑफ एयर जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। जैसे ही डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज करता है तो उसका प्रेशर भी जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। तो डेंसिटी ऑफ एयर के इंक्रीज करने से जो प्रेशर का इंक्रीज होता है, तो इन सब में क्या होता है, कंप्रेशन होने लगता है, एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, कंप्रेस्ड होने लगते हैं। और जैसे जैसे ये डिस्टर्बेंस जो होता है थोड़े दूर पे चला जाता है, इन द सेंस मतलब यहाँ पे इस तरह से डिस्टर्बेंस होना शुरू हो जाता है, तो जैसे जैसे वो दूर होने लगता है तो वहां पर क्या होगा, आपका डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीज करता है, और डेंसिटी ऑफ एयर के डिक्रीज करने से प्रेशर भी डिक्रीज करता है, और वहां पे क्या बनता है, रेयर फ्रैक्शन बनता है। मतलब लॉजिकली अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर मैं लॉजिकली ये बात करूं तो एक फॉर्मेट देखो, मैं तुमको ऐसे बताता हूं। देखो अगर हम बात करें इस तरह से, समझना मेरी बात को, ठीक है। देखो अगर मैं डिस्टर्बेंस को इस तरह से बनाऊं, ठीक है। अब यहां समझो कि इस कंडीशंस में अगर देखो एयर के पार्टिकल्स जो हैं वो एकदम इस तरह से आ जाए, देखो एकदम पास पास ऐसे, इस तरह से अगर एयर का पार्टिकल्स आ रहा है एकदम करीब है, ठीक है, इस तरह से अगर एयर के पार्टिकल एकदम पास पास आ जाते हैं डिस्टर्बेंस पैदा करने के कारण, तो पास पास आने का मतलब डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ एयर इंक्रीज करने लगी और प्रेशर भी इंक्रीज करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। कंप्रेशन, अगर एयर के पार्टिकल्स आपको क्या होंगे, दूर दूर इस तरह से दिखने शुरू हो जाएंगे, अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, इस तरह से अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
रेयर फ्रैक्शन, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में आपको क्या दिख रहा है कि आपने डिस्टरबेंस यहां पैदा किया, एयर के पार्टिकल्स भी जो है इसी डायरेक्शंस में क्या हो रहा है, कंप्रेस हो रहे हैं और रेयर फ्रैक्शन हो रहे हैं। मतलब दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि देखो, अगर ये मीन पोजीशन है तो वेव का डायरेक्शन अगर इस तरफ है, देखो वेव का डायरेक्शन अगर इस तरफ है या फिर इस तरफ है, ठीक है, ये मीन पोजीशन, इसको हम क्या ले रहे हैं, मीन पोजीशन, मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में देखो, इसी डायरेक्शन में क्या है मेरा, वेव, वेव मोशन भी यही है, इसी डायरेक्शन में वेव मोशन भी है। और देखो इसी डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में यहीं पर क्या हो रहा है, ये ऑसिलेशन भी है, ऑसिलेशन भी है। देखो एयर के पार्टिकल जो डिस्टर्ब हो रहे हैं वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं, तुमने डिस्टर्बेंस जो पैदा की मतलब वेव भी जो चल रहा है वो इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो इन दोनों के बीच तुमको क्या दिख रहा है, पाई एंगल दिख रहा है, या फिर 0 डिग्री एंगल हम बात करें तो अगर ऐसा मोशन होता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब तुमको मैकेनिकल वेव के बारे में पता चल गया कि वो दो टाइप के वेव होते हैं, क्या होता है ट्रांसफर वेव से, क्या होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर हम ट्रांसवर्स वेव्स की बात करें तो ट्रांसफर वेव में क्या कहेंगे कि वेव मोशन और ऑसिलेशन, ये दोनों के बीच कितना एंगल होता है, 90 डिग्री का। अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव में तो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है कि ऑसिलेशन और वेव मोशन के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। ठीक है, या फिर आपको ध्यान रखना है ये चीज कि अगर हम ट्रांसफर वेव्स में बात करें तो ट्रांसफर वेव में जो स्ट्रिंग में जो डिस्टर्बेंस पैदा होती है वो क्या बनाता है, क्रेस्ट और ट्रफ बनाता है। और हम लॉन्गिट्यूडनल में बात करें तो वो क्या बोलता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन के लिए हमेशा ध्यान रखोगे कि डेंसिटी इंक्रीज करती है एयर पार्टिकल की तो उसका प्रेशर भी इंक्रीज करता है, दैट इज कंप्रेशन। और रेयर फ्रैक्शन में हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी डिक्रीज करता है और प्रेशर भी डिक्रीज करता है, तो वो रेयर फ्रैक्शन होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं क्या वेव, एक्चुअल में वेव फंक्शन है क्या। ठीक है, इस टर्म्स को ध्यान से समझना। अब हम बात कर रहे हैं क्या, वेव फंक्शन की, कि वेव फंक्शन होता क्या है। देखो अब हम बात करते हैं वेव फंक्शन की। ठीक है, अब यहाँ पे समझो कि जैसे हम लोग एसएचएम में बात करते हैं तो एसएचएम में एक टर्म्स हम लोग क्या, इक्वेशन क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। और y यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, y डायरेक्शन में कितना पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है। तो यहाँ पर तुमको y का जो फंक्शन है, ये देखो ये जो y फंक्शन है, ये y एक्चुअल में क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ t है ओनली। देखो y जो है t है, t का फंक्शन है, क्योंकि t टाइम में क्या होगा कि वो कितना, जो पार्टिकल है कितना ऊपर जा रहा है कितना नीचे जा रहा है, जिसमें हमको कहते हैं कि मैक्सिमम जो ऑसिलेशन हो सकता है वो, उस मैक्सिमम ऑसिलेशन को हम लोग एम्पलीट्यूड कहते हैं। मगर यहाँ पे मेरी बात को थोड़ा समझना कि अगर इन केस हम इस तरह की बातें करें, देखो अगर मैं ऐसी इस तरह से कंसिडर करूं, देखो इस तरह से अगर मैं कंसिडर करूं, यहाँ पे ध्यान देना मेरी बात को। ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ कंसिडर करूं, देखो कि अगर मेरे पास इस तरह से, ठीक है, अब यहां समझो कि ये मैं ले लेता हूं कि ये ओरिजिन वाला पॉइंट है ओ। ठीक है, यहां पर मैंने क्या किया, एक पल्स डिस्टर्ब किया। देखो तो यहां पर तुम क्या बोलोगे, देखो इस पोजीशन ओ पोजीशन पे कि t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 में क्या हुआ, एक पल्स डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, उसके बाद अगर तुम थोड़ा इस पोजीशन की बात करो, दैट इज इसको मैं p बोल दूं, तो यहाँ पे क्या बोलोगे तुम, एट t इज इक्वल टू समथिंग, कुछ t1 टाइम में कुछ अलग पोजीशन बन गया इस पल्स का। अगर मैं यहाँ पे Q पे बात करूं तो तुम यहाँ पे बोलोगे t इज इक्वल टू T2 टाइम में कुछ अलग पोजीशन हो गया x2 का। तो देखो ये पार्टिकल, यहाँ का जो पार्टिकल है वो तो अपने पोजीशन पे ऑसिलेट कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि एसएचएम के इक्वेशंस हैं। मगर अब हम वेव की बात करें तो वेव तो आगे चल रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन लेके चलूं कि सपोज कर लें कि एक्स डायरेक्शन में चल रहा है पॉजिटिव एक्स, तो वेव ऐसे डिस्टर्ब हो रहा है, तो वेव का जो पल्स है उसका देखो अगर सेम मीडियम में चल रहा है तो डिस्टर्बेंस एक जैसा लगेगा तुमको इस तरह से, ये होगा डिस्टर्बेंस। यहां भी बात करो तो वो सेफ एंड साइज एक जैसा बनेगा, यहाँ पे इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर अगर तुम इस पल्स की बात करो तो कहोगे t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पर था। मगर मैं p पे बोलूं तुम कहोगे t इज इक्वल टू t1 टाइम और x इज इक्वल टू x1 टाइम पे यहाँ पे था। और q में बात करूं तो t इज इक्वल टू t2 और x इज इक्वल टू x2 टाइम में यहाँ पर था। तो दैट मीन्स यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो वेव चल रहा है, वेव का जो मोशन हो रहा है,
तो वेव इज अ मोशन, और वो एज पर द फंक्शन की बात करें तो वेव का फंक्शन क्या हो जाएगा, पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है। आ रही है बात समझे कि वेव का फंक्शन जो है पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड कर रहा है। बट अगर सिर्फ ऑसिलेशन हो रहा था, जब एसएचएम में हम कह रहे हैं कि पार्टिकल जब सिर्फ ऑसिलेट कर रहा था, तो वो किसका था, y इज इक्वल टू टी का फंक्शन था वो, ठीक है। बट अगर हम बात करें कि वेव फंक्शन, तो वेव इज डिपेंड्स अपॉन पोजीशन एंड टाइम बोथ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई है तो यहाँ पर मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझो कि अगर एक सिंगल वेरिएबल्स में होता है तो वो क्या होता है, ऑसिलेशन, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसएचएम, ठीक है। उसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेते हैं, एसएचएम कंसिडर करते हैं, ओके। अब मेरी बात को समझो कि अभी हमने क्या कंसिडर किया कि अगर फंक्शन जो है, ठीक है, अगर जो फंक्शन है वो क्या हो रहा है, पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है, तो उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, वेव फंक्शन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, वेव फंक्शन बोलेंगे। अब यहाँ पे समझना मेरी बात को कि अगर इन केस मेरे पास सिचुएशन ऐसा है, देखो यहाँ, ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं मेरे पास सिचुएशन ऐसा है, ठीक है, यहाँ देखो, अगर सिचुएशन ऐसा है, मैं इसको कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, दैट इज वाई एक्सिस और दिस बिकम एक्स एक्सिस, ठीक है। ऐसा मैंने कोऑर्डिनेट ले लिया, ओके। यहाँ पे ऐसे समझो, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ओरिजिन, ये क्या है, ओरिजिन, ठीक है ना, ये ओरिजिन है, ओके। अब यहाँ देखो, ये जब ओरिजिन है, यहाँ पर क्या हुआ कि मैंने एक डिस्टर्बेंस पैदा कर दी, देखो इस तरह से, ये एक मैंने डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया, ठीक है। अब ये जो डिस्टर्बेंस पैदा किया है, ठीक है ना, तो मैं ऐसे बोलूँ कि t इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0 पे ये यहाँ था पल्स, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट ले लेता हूँ, सपोज करो मैं इस पॉइंट को आइडेंटिफाई करता हूँ, तो इस पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट कंसिडर कर लेता हूँ क्या, x कॉमा y, क्योंकि y और x है ये, तो ठीक है। अब देखो, ये इस तरह से पल्स चल रहा है, ठीक है। अगर ये पल्स इधर चल रहा है तो इसके वेव के फंक्शन को मैं डिनोट कर लेता हूँ कि सपोज करो ये कोई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, कोई एक आर्बिट्री कर्व है, ठीक है। आ रही है बात समझ में। अब क्या हुआ कि ये पल्स जो है वो डिस्टर्ब होके यहाँ पे पहुंच गया। अब मैं यहाँ पे तुमको बताऊं कि यहाँ पे ऐसे समझो कि ये सेम हाइट पर है, मैं आइडियल कंडीशन लेके चल रहा हूँ, तो मेरी बात को समझना, थोड़ी सी चीजें मैं ऐसे बता दूं कि जैसे सपोज करो कि तुम मेरी आवाज को आइडेंटिफाई करते हो कि ये जो बोल रहे हैं, ये जिसकी आवाज आ रही है वो सिन्हा सर की आवाज है, ठीक है। उसी तरह जैसे तुम अपने किसी फ्रेंड की आवाज को आइडेंटिफाई करते हो, उसको बिना देखे हुए भी तुम बता सकते हो कि ये जो बोलने वाला है वो तुम्हारा फ्रेंड है और उसका समथिंग कुछ एक्स वाई जेड नाम है, ठीक है। तो वहां पर क्या है कि तुम सेम मीडियम में उसकी आवाज को आइडेंटिफाई कर रहे हो, मेरी बात को समझना, ठीक है। ऐसा अगर मान लो तुम्हारे दो दोस्त बात कर रहे हैं तो तुम क्या कहोगे, ये एक्स वाई जेड है जो मेरा दोस्त है वो बात कर रहा है, और ये कोई एबीसी एक और मेरा फ्रेंड है वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो तुम क्या हो रहा है, ऐसा भी नहीं, अगर ऐसा भी नहीं होता ना कि दो तीन लोग एक साथ बात करते हैं तो तुम ऐसा कह दो कि नहीं ये तीन लोग की आवाज मिलके कोई एक चौथे की आवाज बन जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जैसे मूवी देख रहे हो, अगर शाहरुख खान की आवाज सुनाई दे रही है तो शाहरुख खान की ही आवाज, तुम उनको उसको नहीं भी देख रहे हो तब भी तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो कि वो शाहरुख खान की आवाज है। ऐसा तो नहीं हुआ कि तुम उसको नहीं देख रहे हो तो तुम कहोगे नहीं ये शाहरुख खान की नहीं है, तो कैटरीना कैफ की आवाज है, ऐसा कुछ नहीं होना, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा ये ध्यान रखो कि आइडियल केस में हम क्या सोचते हैं कि हाइट ऑफ द जो पल्स होता है उसको हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब एनर्जी ऑफ द पल्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। ये बात मैं भी मानता हूं कि जैसे तुम अगर मेरे बहुत करीब हो तो मेरी आवाज जो है वो तुमको ज्यादा तेज सुनाई देगी, तुम मुझसे दूर हो तो मेरा लाउडनेस जो है कम हो जाएगा, मतलब फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, और तुम उसको धीरे से सुनोगे, मतलब आवाज धीरे आएगी। तो वो क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन जो होता है वो धीरे धीरे कम होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आइडियल केस लेके चल रहा हूँ कि आइडियल केस में यही तुम कंडीशन लेके चलो कि एनर्जी का ट्रांसमिशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, आइडियल केस की बात की, मान लो दूर बहुत दूर हो तो भी मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो तुमको आइडेंटिफाई है कि ये मेरी आवाज है, ठीक है ना। तो उस कंडीशंस में लेके चल रहे हैं, तो हाइट ऑफ द जो पल्स है उसको हम कांस्टेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। अब देखो जैसे ही ये पल्स यहाँ पर आया, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक नया कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे समझो, इस जगह मैं एक
नया कोऑर्डिनेट आइडेंटिफाई करता हूँ इस तरह से, ठीक है। जैसे ये समझ लो ये y डैश हो गया और ये जो है ये x डैश हो गया, ठीक है। क्लियर आ रही है बात समझ, कहीं दिक्कत नहीं। देखो और इसको मैं o डैश ले लेता हूँ। अब यहाँ पे समझो इसी पोजीशन पे इसको मैं कंसिडर करता हूँ p डैश, तो ये क्या ले लिया मैंने कोऑर्डिनेट x डैश कॉमा y डैश, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। तो ये सेम जैसा पल्स है तो ये नए कोऑर्डिनेट के लिए है, तो इसका एक आर्बिट्री कर्व हम क्या ले लेंगे, y डैश इज इक्वल टू f x डैश। देखो अब यहाँ पे मेरी बात को समझो कि तुमको क्या दिख रहा है कि हाइट ऑफ द जो पल्स है यहां से यहां तक क्योंकि सेम है, तो हाइट ऑफ द पल्स हमने क्या कंसिडर कर लिया, क्या है कि ये जो है मेरा एकदम कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब ध्यान से समझना और मेरी बात को बताना। देखो ये पोजीशन से इस पोजीशन तक चलने में एक सेम मीडियम में चल रहा है ये, तो वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यहां से यहां तक चलने में उसको वेलोसिटी क्या मिलेगी, कांस्टेंट मिलेगी। वो इस तरह से अगर मैं कंसीडर करूं तो ये जो यहां से यहां तक चलना है, ठीक है, जैसे ये मान लो ये कोई डिस्टेंस है p और p नहीं लेते हैं इसको q ले लेते हैं। देखो q है और ये q डैश है, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो यहां से यहां तक चलने में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो ऑब्वियसली q से q डैश चलने में कोई टाइम लगेगा, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा q से q डैश तक में, उस डिस्टेंस को तुम क्या बोलोगे, q टू q डैश का डिस्टेंस क्या बोलेंगे हम, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये हो जाएगा ना v इंटू टी। बोलो कहीं दिक्कत है इसको समझने में, नहीं। अब यहाँ पे आओ, मेरी बात को एक एक टर्म्स में समझना, ठीक है। अगर ये ऐसा है, ठीक है, तो अब यहाँ देखो अगर मैं ये पुराने कोऑर्डिनेट से इस नए कोऑर्डिनेट तक मतलब इतने दूर तक की बात करूं कि यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस हो जाएगा, देखो ध्यान से समझना, इस O से लेके मैं इस डिस्टेंस तक जाऊं S तक जाऊं, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ S, तो इसको अगर मैं x मान लेता हूं, देखो यहां समझो कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और इसको मैं बोल देता हूं क्या है ये कैपिटल X, तो कैपिटल X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल X दैट मींस क्या है O से S तक का डिस्टेंस, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इस तरह यहां से यहां तक के डिस्टेंस को आप क्या लिखोगे, बताओ मुझे इस पोजीशन से, क्योंकि आपको देखो इस डिस्टेंस को क्या लिखेंगे हम, Q से Q डैश, देखो Q टू Q डैश, और प्लस क्या लिख दूं मैं O से लेके S तक डिस्टेंस को, मतलब O डैश से S तक के डिस्टेंस को, ये हो जाएगा ना टोटल मेरा OS डिस्टेंस। तो बताओ Q से Q डैश डिस्टेंस कितना हो गया मेरे पास, हमने क्या निकाला है VT प्लस O डैश S कितना है, देखो X कोऑर्डिनेट होगा इसका, तो इसको क्या लिखेंगे X डैश, मतलब मेरे पास X इज इक्वल टू कितना आ गया VT प्लस X डैश, इज दैट क्लियर। तो दैट मीन्स यहां से अगर मुझे X डैश निकालना है तो X डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग X माइनस VT, ठीक है। तो चलो X माइनस VT, एक इक्वेशन ये हो गया यहाँ पे। तो तुम देखो यहाँ पे जो दूसरा जो कोऑर्डिनेट का पल्स तुमने डिसाइड किया था वो क्या लिखा था, y डैश इज इक्वल टू एफ एक्स डैश, ठीक है, y डैश इज इक्वल टू एफ एक्स डैश। तो देखो ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, चलो मैं दूसरा मार्कर यूज कर लेता हूँ, देखना ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, इस कोऑर्डिनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास y, और ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास y डैश। तो देखो y इज इक्वल टू y डैश, क्योंकि हाइट ऑफ द पल्स जो है हमने क्या लेके चले थे कांस्टेंट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो y इज इक्वल टू y डैश, और हमें ये पता है कि y डैश इज इक्वल टू हमने क्या लिया है f ऑफ x डैश, तो y इज इक्वल टू y डैश की जगह y लिख सकते हैं, तो फंक्शन x डैश की जगह क्या लिख सकते हो x माइनस vt, ठीक है। तो ये जो x माइनस vt यहां पर आया, दिस इज कॉल्ड अ वेव फंक्शन, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे वेव फंक्शन। अब कहोगे सर ये वेव फंक्शन कैसे कंसिडर करो, तो देखो इसमें पोजीशन भी दिख रहा है तुमको, टाइम भी दिख रहा है, और किसी सिंगल मीडियम्स में बात कर रहे हो तो वहां पर वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलेंगे वेव फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे समझो ये जो साइन दिख रहा है तुमको निगेटिव का साइन, तो यहां पर देख के बताओ मुझे वेव कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, तुमने डिस्टर्बेंस जो पैदा की है वो इधर पैदा की है, देखो डिस्टर्बेंस जो पैदा की है यहाँ पे पल्स, और वेव कैसे लेके चल रहे हो इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है ना, आगे जा रहा है, तो अगर वेव इस डायरेक्शन में जा रहा है तो वेलोसिटी क्या है तुमको पॉजिटिव है,
इस डायरेक्शन में वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे समझो मेरी बात को, इस वेव इक्वेशंस पे थोड़ा सा ध्यान देके समझो कि यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे वेलोसिटी पॉजिटिव, बट ये साइन क्या आ रहा है, निगेटिव। तो x माइनस वी टी, अगर निगेटिव साइन होता है तो डायरेक्शन ऑफ द वेव क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है। तो जनरल अगर तुम इस तरह से सोचो कि अगर तुमने क्या किया कि वेव को तुम क्या करो, अगर ये अपोज कर रहा है मतलब निगेटिव में जा रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस तरफ जाएगी, मतलब माइनस v हो जाएगा यहाँ पे। अगर यहाँ पे तुमने माइनस v पुट किया, देखो यहाँ पे अगर x में v की जगह माइनस v पुट किया तो फंक्शन क्या मिल जाएगा तुमको, x प्लस वी टी। तो अगर ये x प्लस वी टी वाला फंक्शन तुमको दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स ये जो वेव फंक्शन होगा, ये वेव फंक्शन जो है, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा तुम्हारे पास क्या, माइनस एक्स में जाएगा ये, ठीक है। तो जनरल अगर हम वेव इक्वेशन लिखें, तो जनरल इक्वेशन ऑफ वेव अगर तुम कंसिडर करो तो क्या लिखोगे, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x प्लस माइनस वी टी, ठीक है। यहां पर हमेशा याद रखो कि सेम मीडियम्स में वेव पल्स डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ द वेव जो होगा वो क्या होगा आपका, कांस्टेंट, ठीक है। ये क्या मिलेगा हमको, कांस्टेंट। कहीं दिक्कत नहीं इसको समझने में, इतनी बात आपको समझ में आएगा। अब लॉजिकली समझ में आ गया कि वेव का एक्चुअल में ओरिजिनल फंक्शन क्या है। अगर तुमको ये चीज समझ में आ गई तो देखो, जो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा यहाँ पे इस कंडीशंस में, तो वो न्यूमेरिकल्स देख लो। जैसे सपोज करो कि क्या है सिचुएशन मेरे पास, देखो सिचुएशन अगर मेरे पास ऐसा दिया हुआ है कि एक वेव पल्स है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3/2x प्लस 3t का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, जहां पे x और x y जो है वो आर इन मीटर एंड t इज इन सेकेंड, ठीक है। मतलब x और y मीटर में है और t क्या है, सेकंड में। तो हमसे पहला अगर इसमें पूछ रहा है कि वेव कौन से डायरेक्शन में चल रहा है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि ये पॉजिटिव साइन जो है वो कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, वेव इज ट्रेवलिंग इन निगेटिव x डायरेक्शन। क्या बोलेंगे, देखो यहां से मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वेव इज ट्रैवलिंग, क्या लिखेंगे, ट्रैवलिंग इन निगेटिव x डायरेक्शन, ठीक है। अगर मुझसे ये पूछेगा कि वेव की वेलोसिटी क्या है, तो हमेशा याद रखो, देखो इस इक्वेशन में तुम x का कोफिशिएंट क्या है, 1 दिख रहा है ना यहाँ पे, इसके आगे 1 है, तो इसके कोफिशिएंट को 1 बना लो। अगर तुमको वेव वेलोसिटी पूछ रहा है तो क्या करोगे, 3, इसमें से क्या करो 2 स्क्वायर कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, x प्लस 3/2 इंटू टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव होने का मतलब वेलोसिटी कहाँ है, निगेटिव x डायरेक्शन में। तो अगर तुम बात करो तो वेलोसिटी का बाय द डायरेक्शन तो निगेटिव 3/2 होगा, बट हम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी अगर हम कंसीडर करेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी क्या है, तो वो क्या हो जाएगा 3/2 मीटर पर सेकेंड। तुम इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि अब ये जो इक्वेशन हो गया क्या हो गया, x प्लस वी टी, और v क्या दिख रहा है तुमको 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज अगर तुमको समझ में आ गई है तो एक क्विक मैं तुमको, देखो यहाँ एक क्वेश्चन एक्चुअल में आईआईटी 1999 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसमें एक फंक्शन दिया हुआ था y x फंक्शन ऑफ t, क्वेश्चन था 0.8 डिवाइड बाई 4x प्लस 5t का होल स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। इसमें 4 अल्टरनेटिव थे। पहला अल्टरनेटिव था पल्स इज मूविंग, पल्स इज मूविंग पॉजिटिव x डायरेक्शन, ये पहला अल्टरनेटिव पूछा गया था हमसे। दूसरा पूछा गया था इन 2 सेकेंड it will travel it will travel it will travel a distance it will travel a distance of 2.5 मीटर। सी ऑप्शन पूछा गया था its maximum displacement displacement is
0.16 मीटर। और डी पूछा गया था कि डी ऑप्शन था पल्स इज सैमेट्रिक, पल्स इज सैमेट्रिकल्स, ऐसा था। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरी बात को समझना। अब यहाँ पे एक एक टर्म्स में बात करो। देखो तुमको अगर ये पूछ रहा है कि पल्स इज मूविंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो देखो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के लिए ये जो फंक्शन है, यहाँ ध्यान दो, ये जो साइन दिया हुआ ये प्लस साइन है, और यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस साइन होना चाहिए था। क्योंकि आप यहाँ पे कंसिडर करोगे तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो x कॉमा टी इसका जो फंक्शन होना चाहिए वो x माइनस वी टी होना चाहिए, और यहाँ पर x प्लस वी टी दिया हुआ है, तो दैट मीन्स ए अल्टरनेटिव रॉन्ग था इसका। ठीक है, अब बात करें इन 2 सेकेंड इट विल ट्रेवल इन अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 मीटर। अब हमें देखो यहाँ पर जो बोल रहा है कि 2 सेकेंड में ये कितना ट्रेवल कर रहा है, क्या ये 2.5 मीटर ट्रैवल कर रहा है। तो देखो अब यहाँ पे अगर तुम वेव फंक्शन बनाओगे, मैं एकदम स्पेस कम में बना रहा हूँ क्योंकि आपको ही पता है कि जब आप एग्जाम्स देते हो तो आपको कितनी स्पेस रहती है। ठीक है, 0.8 है। अगर मैं यहाँ से देखो इसमें से अगर 4 कॉमन निकाल लूं, देखो 4 का स्क्वायर अगर अपन कॉमन निकाल लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा मेरे पास, x प्लस 5/4 टी का होल स्क्वायर प्लस 5, ये इक्वेशन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ द वेव सेम मीडियम में कांस्टेंट होता है, तो सेम मीडियम में ट्रैवल कर रहा है, तो 5/4 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, कितना मिल गया मेरे पास, 5/4, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, 5/4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये कितना ट्रैवल कर रहा है, 2.5 मीटर हो रहा है, नहीं तो बताओ मुझे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या लिखोगे, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी है तुम्हारे वेव की, 5/4, और कितने टाइम में पूछ रहा है, 2 सेकंड में, तो क्या लिखेंगे यहाँ से 5/4 मल्टीप्लाई 2, 2 से ये कैंसिल कर दो, 2 दैट इज 5/2। इतना डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ना, तो वही डिस्टेंस दिया है ना 2.5 मीटर, और ये 5/2 मतलब वही आ रहा है 2.5 मीटर, मतलब ये बी ऑप्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अब सी ऑप्शन में जाओ, इट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इज 0.16 मीटर। तो देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, पल्स कितना मैक्सिमम डिस्प्लेस हो रहा है, मतलब y। ठीक है, अब इसको मैक्सिमम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, देखो ये जो नॉमिनेटर है और ये जो डेनोमिनेटर है, तो इसमें देखो नॉमिनेटर इज इट क्लियर, तो डेनोमिनेटर को हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम, इसको मिनिमम करना पड़ेगा, सॉरी, अगर हम डेनोमिनेटर को मिनिमम करेंगे तो y मैक्सिमम हो जाएगा। तो देखो हम इस पे क्या कर सकते हैं, x को 0 और t को 0 कर सकते हैं, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, इस पे तो अपना टर्म, अपना कोई भी लॉजिक बस ही नहीं चल सकता कि 5 को कुछ छेड़छाड़ करें हम। तो x को 0 और t को 0 करेंगे तो ये मिनिमम हो जाएगा, तो 0.8 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5, तो दैट इज y बिकम्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। तो y को मैक्सिमम करने के लिए हमें क्या लिखना, क्या वैल्यू मिलेगी, 0.8/5 दैट इज 80 अपॉन, सॉरी 8/50, दैट मीन 0.16 मीटर। मतलब ये भी सी ऑप्शन भी सही है। अब डी में क्या कह रहा है, पल्स इज सिमेट्री। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको बताया कि अगर हाइट ऑफ द पल्स कांस्टेंट लोगे तो एनर्जी का ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, एक जैसा हो जाता है। तो आइडियल केस में हम लोग क्या लेके चलते हैं कि पल्स सिमेट्री है। तो यहाँ पर ये भी बातें अगर मैं बोलूं कि पल्स इज सिमेट्री, तो इज इट क्लियर, ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आज हमने क्या डिस्कस किया, आज हमने वेव फंक्शन के बारे में डिस्कस किया। अब इस ये जनरल वेव फंक्शन था। नेक्स्ट जो हमारा रिवीजन टॉपिक होगा वेव्स का, वो हम क्या डिस्कस करेंगे, किस तरह से कि जनरल वेव फंक्शन से हमारा साइन कर्व आता है जो आइडियल वेव फंक्शन कहते हैं, उसको हम कंसिडर करेंगे, और उसके बाद भी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से समझना मेरे का, मैक्स टू मैक्स हम 4 to 5 लेक्चर्स में ये सारे वेव का रिवीजन कर लेंगे। अब ये जो है कि वेव फंक्शन ऑफ द न्यूमेरिकल्स, जो भी जेई मेंस वाले बच्चे हैं वो आप देखना, आपको डीसी पांडे वगैरह बुक में मिलेगी, और नीट के भी स्टूडेंट्स को ये चीजें डीसी पांडे के क्वेश्चंस में मिलेंगी। डीसी पांडे में या फिर तुम्हारे प्रीवियस ईयर में जहां भी इस तरह के वेव फंक्शन के क्वेश्चंस मिले, तो आप उसको पूरे अच्छे तरह से डिटेल में सॉल्व कर लो। ठीक है, अगर कोई डाउट्स है या समथिंग कुछ भी अगर आज के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाओ, कमेंट करो, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो।